चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है निम्नलिखित में से किसे कोशिका का कहता है कि ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। दोस्तों ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है, तो एटीपी को जाना जाता है। किसे, एटीपी, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। दोस्तों पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा रंध्र में, यानी कि पत्ती में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, वहीं से गैसों का आदान प्रदान होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं 16 नंबर सवाल को। देखिए 16वां सवाल ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए कहता है कि हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो दोस्तों किसके द्वारा पंप किया जाता है, तो हृदय में जो नीलय द्वार है वहाँ से रक्त को यानी कि खून को संपूर्ण शरीर में भेजा जाता है, यानी कि पंप किया जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला सवाल। देखिए 19वां सवाल ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर जाएगा ऑक्सिन। कौन सा पादप हार्मोन, तो ऑक्सिन होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि। दोस्तों कहता है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि है वो किसके अनुवर्तन है, प्रकाश के अनुवर्तन है, यानी कि गुरुत्व के अनुवर्तन है, या फिर जल के अनुवर्तन है, या फिर रसायन के अनुवर्तन होगा। तो दोस्तों जो 20 का जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरुत्वानुवर्तन। अब देखिए यहाँ पर जल अनुवर्तन क्यों नहीं होगा, तो मान लीजिए कि कोई तालाब है और इसके किनारे कोई पेड़ है, तो जो जल यानी कि अगर इसका जड़ जल की तरफ बढ़ता तो इसका पूरा जड़ तालाब में आ जाता। देखिएगा कभी कभी इसका जड़ पूरा तालाब में नहीं आता है बल्कि यह मिट्टी में जाता है, यानी कि जो यहाँ पर जो इसका गुरुत्वीय क्षेत्र होता है उसके सीधे नीचे इसका जड़ जाता है, न कि जल के दिशा में। तो यहाँ पर क्या होता है, गुरुत्वानुवर्तन जड़ है जो गुरुत्वानुवर्तन बढ़ता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 21वां सवाल को। देखिए 21वां सवाल ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि पॉन्स, मेंडुला और अनुमस्तिष्क ये सब मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखना है। इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 22वां क्वेश्चन। देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। दोस्तों कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए में वमन, बी है चबाना, सी है लाड़ाना और डी है हृदय का धड़कन। तो दोस्तों इसमें कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो देखिए इसका सही आंसर होगा चबाना, यानी कि चबाना है जो अपनी मर्जी से कर सकते हैं, यह अपने आप नहीं होता, यानी कि यह अनैच्छिक क्रिया नहीं है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, यानी कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है। दोस्तों मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है वो होता है ईस्ट में। किस में होता है, ईस्ट में होता है। और अमीबा में होता है किसके द्वारा, तो द्विखंडन या फिर विखंडन के द्वारा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि शुक्राणु का निर्माण होता है। दोस्तों शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो शुक्राणु का निर्माण होता है वृष्ण में, यानी कि ऑप्शन है इसका सही है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, तो जो पुष्प का अंडाशय होता है वो फल बनता है। इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 26वां प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। दोस्तों गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का द्वारक, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 27वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ पर उत्तल दर्पण दिया हुआ है, यानी कि इसका जो फोकस दूरी होगा वो पॉजिटिव में होगा, प्लस में होगा, और वक्रता त्रिज्या की आधी फोकस दूरी होती है, तो 32 का आधा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी कि इसका उत्तर कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। चलिए उसके बाद देखते हैं 28वां क्वेश्चन को। देखिए 28वां क्वेश्चन ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है, यानी कि उसका जो आवर्धन है किसी वस्तु का प्रतिबिंब का वो कैसा है, ऋणात्मक है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी,
तो अगर ऋणात्मक रहेगा तो वो वास्तविक और उल्टा होगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 29वां सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। दोस्तों नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 30वां क्वेश्चन कहता है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण से किस रंग के अधिक प्रबलता से प्रकिरणित करता है? दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रकिरणित कौन सा रंग होता है? तो नीला होता है, और सबसे कम तो लाल। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। चलिए उसके बाद देखिए 31वां क्वेश्चन कहता है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति। दोस्तों भारत में जो उत्पादित एसी करंट है उसका आवृत्ति कितना होता है? 50 हर्ट्ज होता है। कितना होता है? 50 हर्ट्ज। और वोल्टेज कहेगा तो 220 वोल्ट। वोल्टेज कहेगा कितना होगा? 220 वोल्ट होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए यहाँ पर जैसे ही माइक्रो का बात किया जाएगा तो माइक्रो मतलब होता है कितना? 10⁻⁻6, और एम्पियर का रहा है तो 10⁻⁻6 एम्पियर लगा देंगे। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। यानी कि जो घरेलू विद्युत परिपथ है उसमें उदासीन तार का रंग कैसा होता है? यानी कि जो अर्थिंग होता है, यानी कि उसी को न्यूट्रल वायर कहा जाता है। तो अर्थिंग होता है उसका रंग कैसा होता है? तो काला होता है। कैसा होता है? काला होता है। यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। और विधुन्मय तार कहेगा तो लाल हो जाएगा। उसके बाद आइए 34वां क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? यानी कि किसमें कहता है किस युक्ति में, यानी कि कौन से युक्ति में विद्युत यहाँ पर जो विभक्त वलय होता है वो दिक् परिवर्तन यानी कि दिशा परिवर्तन का कार्य करता है। यानी कि पॉजिटिव से निगेटिव और निगेटिव से पॉजिटिव की ओर ध्रुव को चेंज करने में मदद करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा विद्युत जनरेटर या फिर डायनेमो भी इसका उत्तर हो सकता है। इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? दोस्तों जल विद्युत संयंत्र है वो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो देखिए क्या होता है, जल से विद्युत उत्पादन हम लोग कैसे करते हैं? तो मान लीजिए कि कोई ये नदी है, तो इस नदी पर क्या बनाया जाता है? एक डैम बनाया जाता है। और डैम में क्या होता है? पानी पूरा एक तरफ से भर जाता है, एक तरफ से पानी भर गया, उसके बाद इसको टरबाइन पर गिराया जाता है। यानी कि इस जल को टरबाइन पर गिराया जाता है और यहाँ पर जनरेटर लगा करके विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो देखिए इस जल जो है, यानी कि जो जल है इसमें कौन सा ऊर्जा रहता है? तो दोस्तों जल में धीरे धीरे क्या जाता है? स्थितिज ऊर्जा आता है और यहाँ से इसको यहाँ से गिराया जाता है। यानी कि यह स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। किस ऊर्जा को? तो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसा नहीं सोचे कि जल बह रहा है तो इसमें गतिज ऊर्जा है, नहीं। जल यहाँ पर पहले जमा हुआ, तो जल जमा हुआ तो इसमें कौन सा ऊर्जा आ गया? स्थितिज ऊर्जा आ गया। अब स्थितिज ऊर्जा है, इसके बाद यहाँ पर गिराया जाता है तो टरबाइन में गतिज ऊर्जा आता है। यानी कि टरबाइन में मैकेनिकल एनर्जी आता है। लेकिन कौन ऊर्जा को यह विद्युत ऊर्जा में चेंज कर रहा है? तो यह पहले स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर रहा है। इसको आप लोग ध्यान में रखना है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि नरौरा विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नरौरा विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो नरौरा कहाँ है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत कौन है? दोस्तों ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत हो जाएगा क्या चीज़? टमाटर हो जाएगा। कौन सा स्रोत हो जाएगा? टमाटर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम के बाद कौन होता है? सोडियम होता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि एक्वा रेजिया यानी कि रॉयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? तो दोस्तों यहाँ पहले पूछा गया क्या चीज़? हाइड्रोक्लोरिक। तो हाइड्रोक्लोरिक का जो अनुपात होता है वो होता है 3 और इसमें नाइट्रिक का अनुपात होता है 1। यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन कहाँ होता है, अगर पहले नाइट्रिक पूछ दिया यानी कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक कहेगा तो 1:3 होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक है उसके बाद नाइट्रिक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3:1 होगा। इस तरह से इसको ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए कहता है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र इतना है, इसमें कितने सहसंयोजक आबंध है। तो देखिए इसको कैसे गिनना है, तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 8 है, पहले इसको 8 कर लीजिए और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 कार्बन है, यानी कि देखिए 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के बीच में कितना होगा, यानी कि 2 बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, 3 कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड हुआ तो 8 और 2 कितना हो गया 10, वो इसमें सहसंयोजक आबंध होगा। इस तरह से आपको गिनना है, बहुत आसान होगा। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी है। और दूसरा तरीका है कि आप इसमें 3 बॉन्ड और दे दीजिए, इसको आप गिन लीजिए, उसके बाद कितना हाइड्रोजन यहाँ पर लगेगा। इस तरह से आप लोग सहसंयोजक आबंध को गिन सकते हैं। लेकिन इसका ट्रिक क्या है, इसको गिन लेना है एक बार, क्या थी ये 8 हो गया, उसके बाद 3 में से 2 घटा दें, सॉरी 3 है, 3 कार्बन को इस तरह से अगर हम लोग करेंगे तो कितना बॉन्ड होगा, बीच में 2 ही बॉन्ड होगा, तो 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गया। चलिए उसके बाद देखते हैं 41 नंबर सवाल। देखिए कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज का कार्य। दोस्तों बाईं से अगर हम लोग दाहिना तरफ जाएंगे तो क्या होगा, तो बाईं से दाईं जाएंगे तो इसका जो परमाणु अथी होगा साइज होगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। चलिए उसके बाद कहता है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, यानी कि जब मैग्नीशियम के फीता को जलाया जाता है तो उसका जो आग होता है, यानी कि उसका जो लौ होता है उसका रंग कैसा होता है, यही आपको बताना है। तो उसका हो जाएगा चमकीला उजला। कैसा होता है, चमकीला उजला, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का उपयोग रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फिग्नोमैग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका, तो स्फिग्नोमैग्नोमीटर, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव को मार्ग में रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। तो दोस्तों कौन करता है, तो प्लेटलेट्स करता है। कौन करता है, प्लेटलेट्स करता है, यानी कि 44 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। कहता है कि अवंट ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है। दोस्तों कहता है अवंट ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है, तो यहाँ पर क्या आवश्यक है, तो सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, या इनमें से सभी। तो दोस्तों ये तीनों आवश्यक है, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुमस्तिष्क, यानी कि जो अनुमस्तिष्क होता है वो शरीर की स्थिति, संतुलन और अनुरक्षण, सॉरी स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है। चलिए उसके बाद देखिए 47 नंबर सवाल। कहता है कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। दोस्तों साइटोकाइनिन जो हार्मोन है वो क्या होता है, तो प्रो को अग्रभाग की लंबाई वृद्धि, इसके लिए भी तने की वृद्धि, पादप में प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, ये इनमें से सभी। तो दोस्तों यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा वो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि तीनों के लिए सहायक होता है। इसको आप लोग ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए। चलिए उसके बाद देखते हैं 48 नंबर सवाल। देखिए कहता है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि है। दोस्तों हाइड्रा में अभी बताए थे कि मुकुलन होता है हाइड्रा में, तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। दोस्तों पुष्प का कौन सा भाग है वो परागकण बनाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा पुंकेसर। कौन सा भाग, पुंकेसर भाग, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं 50वां क्वेश्चन, और दोस्तों ये लास्ट प्रश्न है। देखिए कहता है कि निम्न में से कौन मादा मानव जनन तंत्र का भाग नहीं है। दोस्तों बताना है कि कौन सा जो शरीर का अंग है वो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका और डिम्बाहिका। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका है वो नर जनन तंत्र का भाग है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और दोस्तों टोटल 50 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है, और टाइम कितना लगा, तो 25 मिनट। तो आप लोग बताइए कि 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपको पहले से याद थे। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है आपको अगले वीडियो में।